Hello everyone. Today in chapter 1 of business studies class 11th evolution of fundamentals of business, I am going to discuss the next topic, that is objectives of business. Let's start the topic. First, the meaning of objective. Objective can be defined as ends which a business unit wants to accomplish through its operation. ऑब्जेक्टिव को हम कह सकते हैं कि बिजनेस यूनिट्स के द्वारा जो भी अपने ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उसका जो एंड रिजल्ट है दैट इज़ नोन एज ऑब्जेक्टिव. हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी. एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो उसका जो एंड रिजल्ट आता है दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव. ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एकम्प्लिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव. कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो की जाती हैं उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्स होते हैं जिसको अचीव करने के लिए दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर ऑल डिसीजंस एंड एक्शन. जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं टुवर्ड्स विच द ऑल द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड to achieve that objective. So at the end we can say that objective are the end result of an activity. कोई भी एक्टिविटी की जा रही है, सेल की अगर एक्टिविटी किया जा रहा है तो सेल का जो हमारा टारगेट होगा दैट इज़ आवर एंड. सेलिंग एक्टिविटी का जो एंड रिजल्ट है दैट इज़ द अचीवमेंट ऑफ टारगेट वट एवर मेड बाई द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द सेल टारगेट, दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. अगर हम बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव. बिजनेस में दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू मनी, मनी से रिलेटेड होता है, जहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को अचीव करने की बात बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करता है. और सोशल ऑब्जेक्टिव में सोशल वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को बिजनेस परफॉर्म करने की बात करता है. Now see one by one. First, economic objective of business is earning profit. बिजनेस का ये पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला मोटिव है अर्निंग प्रॉफिट. क्योंकि हम कह सकते हैं कि बिना प्रॉफिट के एक बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकता. दैट्स वाई द फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. ए बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग एडिक्वेट प्रॉफिट. एक बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर उसने एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न नहीं किया, सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न नहीं किया. प्रॉफिट इज़ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. प्रॉफिट को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो इनकम का जो भी एक्सेस होगा एक्सपेंडिचर के ऊपर दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट. द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज़ असेस्ड बाय द रेट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग. एक बिजनेस की अगर हम सक्सेस को भी अगर एसेस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम प्रॉफिट अर्निंग रेशियो को देखते हैं. अगर प्रॉफिट अर्निंग का जो रेट है वह ईयर टू ईयर इंक्रीज़ हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस जो है वह काफ़ी सक्सेसफुल है. हायर द प्रॉफिट अर्निंग मोर सक्सेसफुल इज़ द बिजनेसमैन एंड वाइसी वर्सा. और अगर हम कह सकते हैं कि अगर बिजनेसमैन हायर रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वह बहुत ही सफल है, और अगर लोअर रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वह सफल नहीं है. ए बिजनेस विल कम टू एंड if it fails to earn sufficient profit to meet its cost. एक बिजनेस को हम कह सकते हैं कि ये बंद हो जाएगा अगर वह सफिशिएंट प्रॉफिट को अर्न नहीं करता है और अपनी जो भी कॉस्ट इनकर्ड हो रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने में अगर वह उनको कवर नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली बिजनेस बंद हो जाएगा. दोज बिजनेस इंटरप्राइजेज earn good profit can reinvest more and enjoy prestige and goodwill in the market. जो भी बिजनेस इंटरप्राइज ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं, उस प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं और फिर बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और इससे उनकी मार्केट में गुडविल भी बढ़ती है, इमेज भी बढ़ती है. तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. नाउ the second objective, economic objective of business is survival. The basic objective of any organization is survival. हर कोई बिजनेस
जो सेटअप किया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा, वह चाहता है कि उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करे, चलता रहे बिजनेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. Management must strive to ensure the survival of the organization. In order to survive, an organization must earn enough revenue to cover the cost. एक ऑर्गेनाइजेशन तभी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगा जब वह सफिशिएंट रेवेन्यू को जनरेट करता है और अपने जो भी कॉस्ट इनकर्ड होते हैं ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसको अच्छी तरीके से कवर कर पाता है और सम मार्जिन लेफ्ट इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. Only then a business can survive for a longer period of time. And every businessman always expect that his business will survive for a longer period of time. So this is the second economic objective of business. Now, third is growth. Every businessman expect that his business will always grow and expand in all aspect, not only in the profit earning, as well as in the all the activities whatever performed by the business. In that all activities a businessman expect that the business will grow and expand. It is important for the business organization to grow and expand their activities. To remain in the market, management must exploit fully the growth potential of the organization. और ऐसा करने के लिए एक बिजनेस लगातार ग्रो करे और एक्सपेंड करे अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, मैनेजमेंट को चाहिए कि उनकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ किया जाए. ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन एनुअल प्रोडक्शन. अगर हम किसी बिजनेस की ग्रोथ को मेज़र करना चाहते हैं तो हम मेज़र कर सकते हैं. अगर उनके एनुअल प्रोडक्शन को देखते हैं और उसमें इंक्रीज़ हो रहा है लगातार, तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस ग्रो कर रहा है, एक्टिविटीज़ एक्सपेंड हो रही हैं. सेल टर्नओवर, जो सेल का टर्नओवर है वह इंक्रीज़ हो रहा है मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर. नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो वर्क करते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. अगर यहाँ पे इनकी एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ रही है तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. इट मीन्स बिजनेस इज़ ग्रोइंग एंड एक्सपेंडिंग देयर एक्टिविटीज़. कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, मार्केट में हमारा शेयर इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस की ग्रोथ हो रही है. तो दिस इज़ द थर्ड ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट आता है मार्केट स्टैंडिंग. अगर हम ग्रोथ वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है ये मार्केट स्टैंडिंग. बिजनेस हमारा कितने पार्ट ऑफ मार्केट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि कितनी सप्लाई हमारा बिजनेस मार्केट में कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि मार्केट के कितने हिस्से को हमारा बिजनेस जो है कैप्चर किया हुआ है, कितने डिमांड को हम फुलफ़िल कर रहे हैं. मार्केट में वॉट एवर डिमांड इज़ इंक्रीजेज बाई सप्लाइंग आवर गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ मच डिमांड इज़ कवर्ड और फुलफिल्ड बाई आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हम मार्केट की 70% डिमांड को पूरा करते हैं, हम 80% डिमांड को पूरा करते हैं, हम 50% डिमांड को पूरा कर रहे हैं, हम 40% डिमांड को पूरा कर रहे हैं. तो अगर इस तरीके से हम इसको जज करें तो इट मीन्स हमारी मार्केट स्टैंडिंग 70% है. अगर हम कह सकते हैं 80% डिमांड को पूरा करते हैं, मीन्स हमारी जो मार्केट स्टैंडिंग है वो मार्केट में 80% है और सप्लाई हम 80% तक कवर किए हुए हैं मार्केट को. तो एवरी बिजनेस मैन वांट टू स्टैंड देयर बिजनेस इन द मार्केट इन ए गुड कंडीशन. सो it refers to the position of an enterprise in relation to its competition by providing quality products and better services to its customer. अगर हम इसको कंपटीटर से अगर कंपेयर करके देखें तो यह मार्केट स्टैंडिंग हमारा अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में पोजीशन को शो करता है. और इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि एज ए बिजनेसमैन हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लगातार इम्प्रूव करना चाहिए, अपनी सर्विसेज को बेटर करना चाहिए, तभी हम कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे और अपनी मार्केट स्टैंडिंग को इंक्रीज़ कर पाएंगे. दिस इज़ द फोर्थ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. नाउ इनोवेशंस. इनोवेशन मीन्स नोवेलिटी, एडॉप्शन ऑफ न्यू थिंग्स, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू डिज़ाइन इन द प्रोडक्ट और सर्विसेज. अगर हम अपनी प्रोडक्ट्स में नई नई चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, नए नए डिज़ाइन को ले आते हैं, नए शेप एंड साइज़ में उसको कस्टमर को ऑफ़र करते हैं,
तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तो इनोवेशन इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इससे हमें कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट होता है अगर हम इनोवेशंस को लगातार अडॉप्ट करते हैं। दूसरा, इनोवेशंस को हम अगर लगातार अडॉप्ट करते हैं तो हम अपने कंपटीटर से बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। नाउ सी द मीनिंग ऑफ इनोवेशन। फर्स्ट, इनोवेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू टू द मार्केट। मार्केट में नई चीज़ों को ले आना या इंट्रोड्यूस करना, दैट इज़ नोन एज इनोवेशन। इट मे बी ए न्यू डिज़ाइन, ये प्रोडक्ट की न्यू डिज़ाइन हो सकती है, ये न्यू क्वालिटी हो सकती है फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उसकी नई क्वालिटी हो सकती है, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है। टेक्नोलॉजी में नए नए चेंजेस लगातार होते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है लाइफ बॉय सोप है, जो 90s में ये इस तरह के शेप में आता था, उसके बाद अभी आप देखते हैं तो इस तरह के शेप में आता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के डिज़ाइन को चेंज किया गया कंपनी के द्वारा टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर बाय कीपिंग इन माइंड द कंपटीशन ऑफ मार्केट। तो इनोवेशंस के थ्रू भी कंपनी अपनी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव कर सकती है, इसलिए एक कंपनी को इनोवेशंस लगातार अपनी एक्टिविटीज़ में करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ economic objective of business is productivity. Every enterprise should aim at greater efficiency and productivity by best use of available resources. जो भी available resources हैं, physical, financial resources, इन सभी को बेटर यूटिलाइज़ करना चाहिए, एफिशिएंट वे में यूटिलाइज़ करना चाहिए, इफ़ेक्टिव मैनर में यूटिलाइज़ करना चाहिए, ताकि बिजनेस जो है अपनी प्रोडक्टिविटी को लगातार इंक्रीज़ कर सके। और अगर ऐसा बिजनेस करता है तो डेफिनेटली अपनी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक्वायरिंग फिजिकल रिसोर्सेज लाइक बिल्डिंग, प्लांट्स एंड मशीनरी, ऑफिसेज एट्सेट्रा, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फंड फॉर इट्स ऑपरेशन एंड इंश्योर इट्स एफिशिएंट यूज़। यहाँ पर जैसा हमने अभी बताया कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, फिज़िकल या फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सभी रिसोर्सेज जो है ये ऑप्टिमम वे में यूज़ होना चाहिए, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, एफिशिएंट वे में यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तभी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने प्रॉफिट की बात किया, जिसमें हमने ग्रोथ की बात किया, जिसमें हमने सर्वाइवल की बात किया, मार्केट स्टैंडिंग की बात किया, ये सभी ऑब्जेक्टिव को हम आसानी से अचीव कर पाएंगे। These are the economic objective. Now the second objective is social objective of business. The social objective of business is divided into different categories. First is supply of desired quality of products. Second is avoidance of unfair trade practices. Third is employment generation. Fourth is social services or community services. And last is welfare of employees. एक बिजनेस को सिर्फ अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सोशल ऑब्जेक्टिव जो वेलफेयर से रिलेटेड है, जो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड है, दैट ऑब्जेक्टिव शुड आल्सो फुलफिल। क्योंकि अगर एक बिजनेस अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर तरीके से मीट आउट करता है तो डेफिनेटली जो उसकी इमेज है, जो प्रेस्टीज है, जो गुडविल है मार्केट में लगातार बढ़ेगी, और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो आसानी से अचीव हो जाएंगे। नाउ सी वन बाय वन। सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी गुड्स। एक बिजनेस को सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करते समय अपनी सोसाइटी में जहाँ पर भी बिजनेस है, जहाँ तक उनकी सप्लाई है, जितनी मार्केट में उनकी रीच है, उन सभी मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़ टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस एंड इन प्रॉपर क्वालिटी ऑन रेगुलर बेसिस टू कंज्यूमर्स। क्वालिटी may mean purity, as in case of food items and medicines, or durability, as in case of refrigerator, TV, radio, etc. Safety, as in case of pressure cooker, electrical appliances, gas cylinder, etc. Modern consumer prefer to purchase quality goods. He look for FPO mark on food products, ISI mark on electrical goods, हॉलमार्क ऑन ज्वेलरी एट्सेट्रा। अब आप यहाँ पर देखें तो हमने जैसे बात की आपसे कि जो भी सोसाइटी हमारी है, ये सोसाइटी
के लोग, सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, ये सभी गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी के अंदर जो आएंगे वह क्वालिटी प्रोडक्ट होंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई एडल्ट्रेशन नहीं होगा, इम्प्योरिटी नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि प्योरिटी वाले गुड्स को प्रोवाइड करने चाहिए, जिसमें कि क्वालिटी में किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट के अंदर ड्यूरेबिलिटी की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ड्यूरेबल नेचर का गुड्स है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया रेफ्रिजरेटर, टीवी, रेडियो, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं कंज्यूमर को प्रॉपर ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करें, उसके अंदर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। सेफ्टी होना चाहिए सम प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे प्रेशर कुकर की बात किया गया, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की बात किया गया, गैस सिलेंडर की, तो इसके अंदर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, जिससे कि किसी भी कंज्यूमर को उनकी लाइफ पर कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए। तो अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से जो डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स को प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो इमेज है सोसाइटी के अंदर वो बिल्डअप होगी, इंक्रीज़ होगी, और ऐसा होने से बिजनेस के गुड्स एंड सर्विसेज तो सेल होंगे ही होंगे, और साथ में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आसानी से अचीव हो जाएंगे। सेकंड हम आते हैं अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एक बिजनेस को अवॉइड करना है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्योंकि कोई भी सोसाइटी जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं करेगी। सोसाइटी के लोग कभी भी ये पसंद नहीं करेंगे कि उनको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वह उसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट हो, एडल्ट्रेशन हो, मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट दिए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें बिजनेस की तरफ से नहीं किया जाना चाहिए। अगर एक बिजनेस इन सभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली उनकी अगेन सोसाइटी में इमेज अच्छी होगी। सी हियर, बिजनेस मस्ट अवॉइड एंटी सोशल प्रैक्टिसेस लाइक आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ गुड्स। कभी कभी जानबूझ करके गुड्स की शॉर्टेज शो की जाती है, और जब डिमांड बढ़ने लगती है तो फिर उसको हायर रेट पर सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश बिजनेसमैन के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। ब्लैक मार्केटिंग को अवॉइड करना है। ओवर चार्जिंग फ्रॉम कस्टमर, ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, इससे बचना है। मिसलीडिंग द कंज्यूमर थ्रू बोगस एडवर्टीज़मेंट, जो मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट दिए जाते हैं, रॉन्ग एडवर्टीज़मेंट दिए जाते हैं, इस तरह के एडवर्टीज़मेंट को अवॉइड करना है। नॉट डिस्क्लोजिंग एडवर्स इफ़ेक्ट, अपने प्रोडक्ट के एडवर्स इफ़ेक्ट को कभी कभी नहीं बताया जाता है, तो इससे भी बचना है। एडल्ट्रेशन, मिलावट से बचना है। होर्डिंग, जो जानबूझ करके ज़्यादा स्टॉकिंग की जाती है, उससे बचना है। सच एंटी सोशल प्रैक्टिसेस आर इलीगल एंड ऑल्सो अर्न ए बैड नेम फॉर द कंपनी। अगर कोई कंपनी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है तो डेफिनेटली उनकी जो इमेज है वह डाउन होती है, वह डिक्रीज़ होती है। These unfair trade practices not only adversely damage the reputation of business in the market, but business even loses the faith and confidence of consumer. और अगर कोई बिजनेस इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है तो सिर्फ उनका जो रेपुटेशन है मार्केट में वही नहीं ख़राब होता, बल्कि जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस है उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, जो उनका फेथ है, ये सभी कुछ वह लूज़ कर जाते हैं। इसलिए इन सभी एक्टिविटीज़ से बिजनेस को बचना चाहिए। दिस रेस्ट्रिक्टिव और एंटी सोशल ट्रेड प्रैक्टिसेस आर आल्सो पनिशेबल। और अगर ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में कोई बिजनेस पाया जाता है, इन्वॉल्व पाया जाता है, तो उनको पनिश भी किया जाता है, क्योंकि डिफरेंट लॉज आर आल्सो मेड बाय द गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट सच एक्टिविटीज़। द पनिशमेंट कैन बी इन फॉर्म ऑफ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। ये जो पनिशमेंट है इसमें कुछ फ़ाइन वगैरह पेनल्टी भी लग सकती है, साथ में जेल भी हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं। देयरफॉर बिजनेस शुड कम्प्लीटली अवॉइड सच मीन्स ऑफ मेकिंग मनी। तो इस तरह की जो शॉर्ट टर्म ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का जो तरीका है, इन सभी तरीक़ों से बिजनेस को बचना चाहिए। और अगर बिजनेस इन सभी तरीक़ों से बचता है तो डेफिनेटली उसकी जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वह पूरा होगा, और सोसाइटी के बीच में बिजनेस की एक अच्छी इमेज और रेपुटेशन बनेगी, जो डे बाय डे इंक्रीज़ करती जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड जो सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है, दैट इज़ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सोसाइटी के लोगों को, एक बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए, और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
अगर एक बिज़नेस इस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को सोसाइटी के लोगों को प्रोवाइड करता है, ऑफ़र करता है, तो डेफिनेटली हमारे सोसाइटी के लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वह बढ़ेगा, उनकी लाइवलीहुड जो है वो मिलेगी, और इससे क्या होगा कि हमारी कंपनी का, बिजनेस का जो रेपुटेशन है पब्लिक के माइंड में, सोसाइटी के लोगों के बीच में, वह काफ़ी अच्छी होगी। See here, employment generation is also an important objective of business. Business enterprise should generate employment opportunity without any discrimination on the basis of sex, caste, religion, creed, etc. हमने अभी बताया ना, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। While generating employment opportunity, business enterprise must give special consideration to handicapped and poor people. बल्कि बिजनेस को क्या करना चाहिए, अगर सोसाइटी में हैंडीकैप्ड या डिफरेंटली एबल पर्सन हैं और पुअर पीपल हैं, तो उनको एक स्पेशल कंसिडरेशन देना चाहिए, उनको कुछ कंसेशन, रियायत देनी चाहिए जॉब में, ताकि उन लोगों को ज़रूर जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। और अगर बिजनेस ऐसा करता है तो दिस विल इम्प्रूव द कंपनी रेपुटेशन इन द माइंड ऑफ पब्लिक। तो लोगों की माइंड में बिजनेस की जो इमेज है वह काफ़ी अच्छी होगी, और इस तरीके से एक बिजनेस अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को आसानी से पूरा कर सकता है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। एक बिजनेस को सिर्फ अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें भी इनको बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए, सोशल वेलफेयर की लिए वर्क करना चाहिए। और ऐसा करने से अगेन जो बिजनेस की इमेज है वह सोसाइटी में काफ़ी अच्छी बनेगी। सी हियर, द बिग बिजनेस फॉर्म should undertake various projects of community services like setting up schools, libraries, hospitals, charitable dispensaries, maintenance of park, etc. The large business unit can help in social service program run by NGOs by contributing huge amount of funds in form of charity donations. Such contributions improve the reputation of business in eyes of public. For example, Tatas participate in the rehabilitation of handicapped children. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि टाटा कंपनी ने हैंडीकैप चिल्ड्रन को पुनर्स्थापित करने के लिए जो है ये कम्युनिटी वर्क किया, उसमें पैसे डोनेट किए। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। बिजनेस हाउसेस के द्वारा स्कूल सेटअप किए जाते हैं, लाइब्रेरीज सेटअप किए जाते हैं, हॉस्पिटल, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज़, पार्क वगैरह अगर सोसाइटी में तो उसका मेंटेनेंस किया जाता है ताकि लोगों को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दी जा सके। तो इस तरीके से बहुत सारे सोशल वर्क हैं जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए किए जा सकते हैं, और इसमें एक बिजनेस को अपने कुछ फंड को डोनेट करना चाहिए, चैरिटी देनी चाहिए, जिससे कि हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। और इससे न से केवल सोसाइटी का ही डेवलपमेंट होगा बल्कि बिजनेस हाउसेस का भी डेवलपमेंट होगा। नाउ नेक्स्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव इज़ वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉइज़ जो हैं ये कहा जाता है कि एम्प्लॉइज़ आर द रियल एसेट्स ऑफ द कंपनी। किसी भी बिजनेस के जो रियल एसेट्स हैं वो एम्प्लॉइज़ हैं। अगर हमारे एम्प्लॉइज़ अच्छे हैं, उनकी प्रॉपर अगर हम केयर करते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे वर्क करेंगे, और जब अच्छे से वर्क करेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो डे बाय डे ग्रो करेगा। इसलिए कहा जाता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत एक बिजनेस को अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर की बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ आर द वैल्यूएबल एसेट्स फॉर द बिजनेस एंड दे मेक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ बिजनेस। Therefore, employees welfare is also an important objective of business. इसलिए कहा जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेलफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट, बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। बिजनेस एंटरप्राइज शुड प्रोवाइड गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, फेयर वेजेस, सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉयज़। अपने एम्प्लॉयज़ को उनको एक उचित सैलरी या वेजेस जो नेचर एंड साइज़ ऑफ बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना चाहिए। उनको गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें कि वह अपने आप को सेफ फील करते हुए अच्छे से अच्छा वर्क कर सकें। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फेयर रेम्युनरेशन,
The business would also provide additional facilities like ventilation, physical safety of workers, drinking water, canteen, medical, transport, housing facilities, etc. ये सभी कुछ भी एक बिजनेस को जहाँ तक पॉसिबल हो ये सभी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर हम इस तरह की फैसिलिटीज़ को अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं तो दे फील बेटर एंड नाउ दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट देयर 100% इन द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। दिस वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी। अपने एम्प्लॉयज़ को एक बिजनेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की भी चांसेस देने चाहिए, उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए, प्रमोशन के लिए चांसेस प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे अगर हमने एक क्लर्क पोस्ट पर अगर किसी एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट दिया तो यहाँ पर इस तरीके से अगर वो अच्छा काम करता है तो ही शुड बी प्रमोटेड टू अकाउंटेंट की पोस्ट पे जाना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट, इस तरीके से उसकी पोस्ट जो है टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होनी चाहिए अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है। तो अगर हम ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ और प्रमोशन की तो डेफिनेटली एम्प्लॉय जो है हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक रहेगा और साथ में अपना बेस्ट प्रोवाइड करता रहेगा, जिसका बेनिफिट कंपनी को, बिजनेस को अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद मिलेगा। दीज फैसिलिटीज़ मोटिवेट देम टू परफॉर्म द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। जैसा हमने बताया आपको कि अगर एक बिजनेस इस तरह की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को तो ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, जो कि बिजनेस के सक्सेस में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसलिए एक बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर को ध्यान रखना चाहिए और अगर बिजनेस ऐसा करता है तो वह अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है जो कि टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ है। थैंक यू।